चलो जी इधर ध्यान दो पहले। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मीनिंग है ये समझिए पहले। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मीनिंग है कि बिजनेस को हम बंद कर रहे हैं। पार्टनरशिप जो बिजनेस है हमारे पास उसे हम बंद कर रहे हैं। कई बार ये आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अब थोड़ा सा एक मीनिंग और समझ लो इसके साथ साथ। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जा रहा है, इसका मतलब है पार्टनरशिप आपस में जो पार्टनर्स थे उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे तो उसमें से एक चला गया, बच गए 2, या पहले से 3 थे तो एक आ गया, उसे कह दिया हमने भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर मैं बिजनेस ही बंद कर दे रहा हूं पूरे पार्टनरशिप का, वो बिजनेस जो मैं चला रहा था इतने दिनों से उसे बंद कर रहा हूं, उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। अब सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बंद करने से रिलेटेड है ये चैप्टर हमारा, उसकी हमें अकाउंटिंग करनी। अब बिजनेस बंद होना ये कैसे हम मालूम करेंगे कि सर बिजनेस हमारा बंद हो गया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बंद होना और रियल लाइफ में बिजनेस बंद होने के तरीके अलग है। आप रियल लाइफ में जब बिजनेस को बंद देखते हैं कि कोई बिजनेस बंद हुआ, तो आपके नज़रों के सामने दिखता होगा कई दिनों से उसका शटर डाउन है, ताला लगा हुआ है, तो आपने मान लिया कि भाई बिजनेस बंद है। या आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई दुकान में सामान ख़त्म हो चुका, बोर्ड बैनर हटा लिए गए, कुछ भी नहीं है, रैक वैक सामान वामान सब हटा दिया, तब आप ऐसा मान लेते हैं कि ये बिजनेस इसका बंद हो चुका है। तो आम जिंदगी में तो हम शटर देख लेते, दुकान जाके देख लेते, वहां पे गए, प्लेस पे गए, चेक करा कि क्या है, स्टेटस समझ में आ रहा है, देख के ही लग रहा है कि दुकान बंद हो चुकी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दुकान बंद करने का मतलब ये नहीं है कि शटर डाउन हुआ। मान लीजिए किसी ने शटर डाउन कर दिया, 1 महीने से ओपन ही नहीं कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस क्लोज हो चुका है? नहीं जी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस क्लोज नहीं हुआ। बिजनेस चल रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा और बिजनेस बंद कैसे हुआ? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को बिजनेस बंद होना और चलना ये मालूम चलता है कंपनी की बैलेंस शीट से। मान लीजिए इनकम इनकम टैक्स वाले को अगर दिखाया जाए, वो तो बोलेंगे भाई साहब पिछले साल तो आपका था बिजनेस, इस साल भी होगा। हम कैसे बताएं उनको? बोलेंगे आ जाओ दुकान देख लो आके, बिजनेस बंद हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते उसे, हमें उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। अब वो रिपोर्ट क्या होगा? वो रिपोर्ट है हमारी पुरानी बैलेंस शीट जो भी हमारे पास है। जैसे ये बैलेंस शीट है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, ये एक बैलेंस शीट मैंने बनाई है। इस बैलेंस शीट में आप देखिए एसेट साइड में बिल्डिंग है, कैश है, गुडविल है, डेटर है, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट और इन्वेस्टमेंट है। ये एसेट साइड में कुछ चीजें हैं। अगर ये एसेट्स हमारा बेटा जीरो हो गया ना, तब हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस ना क्लोज हुआ है। और जिस दिन ये एसेट्स हमारा जीरो हो जाए और सारी लाइबिलिटी भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब हमारा ये बिजनेस क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जब तक बैलेंस शीट में एसेट्स है, बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी है, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस आपका कंटिन्यू है, वो बिजनेस चल रहा है, चाहे आपने 4 साल पहले ही शटर डाउन क्यों नहीं कर दिया हो। बिजनेस क्लोज करने का मतलब यही है कि आपने वहां पे सारे ट्रांजेक्शन्स, आपके एसेट्स लाइबिलिटी दिख रहे हैं, उसे जीरो कर दीजिए। और जिस दिन आप एसेट्स को जीरो कर देंगे और लाइबिलिटी को जीरो कर देंगे, उस दिन माना जाएगा कि आपका बिजनेस क्लोज हुआ। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि सर बिजनेस को क्लोज करने की एंट्री करनी है, मतलब ये एसेट्स और लाइबिलिटी को हमें जीरो करने की अकाउंटिंग सीखनी है कि एसेट्स लाइबिलिटी जीरो कैसे होगा। तो जब कोई बिजनेस बंद होता है, आमतौर पर अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, किसी तरीके का कोई कैफे वैफे ओपन किया उसने, ऐसे 2 फ्रेंड है, 4-5 महीने बिजनेस चलाए। उस बिजनेस में उसने एक बिल्डिंग खरीदा, कुछ पैसे उनके पास हैं, ठीक ठाक नाम भी कमा लिया था, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े हुए। वैसे तो नाम था उसका, उसका गुडविल भी था, कस्टमर के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, कुछ शेयर्स वगैरह भी खरीद रखे थे इन लोगों ने, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े कर लिया अब इन लोगों ने। अब इनका सोल्यूशन है कि बिजनेस बंद करें। कैसे बंद करें? तो बिजनेस बंद करने में सबसे पहला रोल ये होता है कि आप अपने जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी,
बेटा आप बिजनेस बंद कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइबिलिटी को एक एक करके ना जितने जिसके जितने जितने पैसे हो रहे हैं उसको चुका दीजिए। अगर आप अपने लाइबिलिटी को नहीं चुकाएंगे तो वैसे भी देखा जाए वो पाप तो है ही है ना। भाई आपने किसी के 2 लाख रुपए ले रखे हो और बोल लो कि भाई साहब हम तो बंद कर रहे हैं, पैसे नहीं है अब हमारे पास, ये क्या है? ये पाप है। तो पाप ही मत बनो, आप अपनी लाइबिलिटी को चुकाओ। ये नॉर्मल एथिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो आपको अपनी लाइबिलिटी चुका देनी चाहिए बिजनेस क्लोज करने से पहले पहले। तो हम भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही मानते हैं कि लाइबिलिटी को चुकाना कंपलसरी है। जब हम लाइबिलिटी चुका देंगे तभी हम मानेंगे कि हमारे लाइबिलिटी चुकाने के बाद ही वो बिजनेस क्लोज हो सकता है, तभी वो लाइबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और लाइबिलिटी चुकाने के लिए तो पैसे चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? तो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ कितना है, सिर्फ 2 लाख। तो ये पैसा और कहाँ से लाएं? आप खुद ही इमेजिन करो कि हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसे का इंतजाम करेंगे। हम बिल्डिंग को हो सकता है कि बेचेंगे, यही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम किसी कस्टमर को ढूंढे और बोलें कि भाई साहब ये बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की है, आप ले सकते हैं। तो वो उसे ऑफर देंगे और एक्सेप्ट करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर है आपस में वही बोलने लगे कि ठीक है 2 लाख की बिल्डिंग बाहर क्यों बेचना, मेरे को ही दे दे, मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ। पार्टनर भी कई बार ले लेते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि 2 बिजनेस खत्म हुए, दोनों पार्टनर ने आपस में ही एसेट्स बांट लिया और बोला लायबिलिटी हम ही दे देंगे। तो आपकी जो बिल्डिंग है उसे बेच के पैसे आ सकते हैं। क्या कैश को बेच के पैसे आ सकते हैं क्या? ये तो ऑलरेडी कैश है, इसमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। जो हाँ पैसे आने की जरूरत है वो कहाँ से पैसे आएंगे बताओ? आप बिल्डिंग बेच के पैसे निकालोगे और कहाँ से लाओगे पैसे बेटा? आप अपने कंपनी का नाम है तुम्हारा, ठीक ठाक चल रहा था दुकान, अगर वो बिक सकता है तो अच्छी बात है ना। तो गुडविल को बेच के भी क्या कर सकते हैं आप, पैसे ला सकते हैं। और बताइए, आपके कस्टमर के पास पैसे हैं, डेटर्स मतलब वो कस्टमर जिन पे पैसे बाकी हैं, तो आपके कस्टमर्स के पास भी कितने पैसे हैं बेटा? तो आप उनसे भी रिकवर कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई 3 महीने बाद आप देने वाले थे पैसे, आप अभी दे दीजिए। 2 नहीं तो वो 1.5 लाख रुपए दे देगा, एक 80 दे दे, उसको डिस्काउंट का ऑफर कीजिए। भाई ज़्यादातर तो उधार आपसे लिया इसीलिए था, उसके पास पैसे नहीं थे। अब आप जाके बोलो कि हमारी लड़ाई होगी, हमें पैसे वापस दे दो भी, वो तो मना ही कर देगा। अगर उसे ये मालूम चल गया कि आप बिजनेस बंद करने वाले हैं, वो कभी नहीं देगा, बोलेगा अच्छा ये चला जाए, उसके बाद पैसे बच जाएंगे। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है, उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा। हम उसे बोलेंगे कि आप कितने दिन में लौटाओगे, वो कहेगा जी 3 महीने। मैंने अगर आज लौटाना पड़ जाए तो कितना दे सकते हो सकता है वो बोल दे 1.5 लाख रुपए तक मैं इंतजाम कर दूंगा। मैंने ठीक है जी 1.5 लाख दे दो, बाकी तो देख लेंगे हम, बाकी हम माफ़ करते हैं आपके। इसी तरीके से आपने कुछ शेयर्स में पैसे लगाए थे, आप शेयर्स बेच के भी पैसे रिकवर कर सकते हो। तो आपके पास जो पैसे हैं बेटा वो कहाँ कहाँ से आएंगे? बिल्डिंग बेच के आ सकता है, गुडविल से आ सकता है, कस्टमर से आ सकता है, एडवर्टीजमेंट। सर ये प्रॉफिट और लॉस, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये ना बिजनेस का एक तरीके का लॉस होता है। क्या होता है बेटा? ये बिजनेस का लॉस है, दिख रहा है आपके एसेट्स के लिस्ट में, लेकिन है क्या ये एक्चुअली में? क्या इस लॉसेस को भी बेच सकते हैं हम? कोई ऐसा बंदा है जो लॉस को खरीद ले थोड़े बहुत पैसे में? 2-4 लाख का लॉस सिर्फ 10,000 5,000 में कोई खरीद सकता है क्या? लॉस तो कोई नहीं खरीदेगा, यानी लॉस से तो पैसे नहीं आएंगे। तो ये लॉस किसका है बेटा? ये वो लॉसेस हैं जो कि पार्टनर्स को पहले आपस में ही बांटने थे, इन्होंने बांटे नहीं, उसको हिसाब में रख रखा है कि बाद में बांट लेंगे। तो ये लॉसेस किसकी जिम्मेदारी है? ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे आधा आधा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे एसेट से कैश को रिकवर कर लें और जो भी पैसा आए उससे किसको चुका दें, लाइबिलिटी को चुका दें। इस लाइबिलिटी को अगर आप सही से देखोगे तो इसमें लाइबिलिटी भी बहुत सारी चीज़ें, आप ध्यान से समझो। वापस से आओ, पहले मुझे बताओ ऐसा कौन सा एसेट्स है जो कि आपको कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता? क्या बिल्डिंग हो सकता है कि नहीं? बोलो, बिल्डिंग बेचा जा सकता है ना, यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं ना, कम ज़्यादा पे बिक सकता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो, लेकिन बिल्डिंग बेचा जा सकता है। क्या ये गुडविल भी बेचा जा सकता है ना? भाई अपनी कंपनी का नाम भी बेच सकते हैं हम किसी को, कस्टमर से पैसे रिकवर हो सकते हैं ना। तो जहां से चांसेस है उसकी लिस्ट बनाइए पहले आप, कि कहां कहां से आपके पैसे आएंगे और कौन किसको किसको पैसे चुकाने हैं, उसकी लिस्ट हम पहले बना लेते हैं। जब वो लिस्ट पूरा हो जाए तो आप अपने एसेट्स को रिकवर कीजिए, कैश में कन्वर्ट कीजिए और अपनी लाइबिलिटी को बुला के एक एक करके पैसे दे दीजिए। जब आपके एसेट्स खत्म हो जाए तब जाके आप लाइबिलिटी को चुकाएंगे, और लाइबिलिटी जब पे कर देंगे तो उसके बाद ही आपका बिजनेस क्लोज माना जाएगा।
जब तक आपके बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दिख रहा है इसका मतलब वो बिजनेस क्लोज नहीं हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें से कौन सा एसेट्स है जो आपको क्लोज नहीं करना है? क्या कैश क्लोज होगा? कहने का मतलब क्या ये रियलाइज करेंगे? ये तो ऑलरेडी कैश में है बेटा। कैश और बैंक जो है वो ऑलरेडी किस में है आपका? कैश में। इसे बेचने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है। बिल्डिंग बेचा जा सकता है ना? ठीक है जी। तो ये जितने भी एसेट्स हैं बेटा उनकी लिस्ट बनानी है। बिल्डिंग, गुडविल, डेटर, लॉसेस की नहीं करनी, एडवर्टीजमेंट्स की नहीं करनी और इन्वेस्टमेंट की नहीं करनी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से पहले लिस्ट बनेगा और उसके बाद यहाँ से किसकी लिस्ट बनेगी? लाइबिलिटी की। अब लाइबिलिटी की लिस्ट में आप ध्यान से देखो क्या क्या है। पहला लिस्ट बताओ, किसको पैसे चुकाने हैं? बैंक लोन को देना है। और किसको देना है? ए हमारा पार्टनर भी है और ए ने बिजनेस में लोन भी दिया था, उसको भी देने। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए बेच के आ गए पैसे, बिल्डिंग से पैसे आ गए बेटा। अब ये 2 लाख रुपए मैं किसको दूं? बैंक वाले को दूं या ए को दूं, या दोनों को दे सकता हूं? यहाँ पे दोनों दे सकता हूँ। लेकिन ये बिल्डिंग मान लेते हैं कि बेटा सिर्फ 20,000 का ही बिका है। कितने का बिका? 20,000 का बिका। अब ये 20,000 रुपये मैं किसको दे सकता हूँ? इन दोनों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब अपना दिमाग लगाओ, किसको देना चाहिए? बैंक को दे दूं या ए को दे दूं? ए को नहीं चलेगा, ए का ही बिजनेस है भाई, ए को दे दें। मतलब ये समझ लो कि दो दोस्त बिजनेस कर रहे हैं और उसे पता लग जाए कि बिजनेस हम बंद करने वाले, तो अपना पैसा ले और भाग जाए, बाकी दूसरे का बाद में देखा जाएगा। एथिक्स यही कहता है क्या? उसूल यही कहता है आपका कि भाई पहले मेरे पैसे आ जाएं, बाकी तो भाड़ में जाए, कुछ नहीं मतलब है, ऊपर देखना होगा, हिसाब कर लेंगे ऊपर जाके। जब बोलो यही एथिक्स है? रूल क्या कहता है आपके हिसाब से? आपके घर वाले यही सिखाता अपना पैसा ले और निकल। सबसे पहले क्या करना चाहिए? कहानी आप ऐसा समझ लो, बिजनेस क्लोज करना आप ऐसा समझ लो, एक बंदे का बैलेंस शीट क्लोज हो रहा है, एक बंदा ना ऊपर जा रहा है, उससे पहले पहले उसको क्या करना चाहिए? अपनी लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए। इस टाइम आ रहा है? बाहर जा, बाहर 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 चला आ जा, सॉरी। तो बैलेंस शीट क्लोज करना मतलब एक एथिकल प्रोसेस है, सही मायने में कानूनी प्रोसेस तो है ही है, लेकिन एथिकल प्रोसेस है कि भाई आप क्या सोचते हैं किस बारे में। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले हमें उनकी लायबिलिटीज चुकानी चाहिए थे जिनको हमारे पे भरोसा था, उन्होंने पैसे दिए थे। अपने पैसे बाद में देखेंगे यार, पहले दूसरों को चुकाने होंगे। तो उन लायबिलिटी में उनकी लिस्ट पहले बनाएंगे जो बिजनेस से बाहर वाले कर्जदार हैं। कहने का मतलब ऑनर के अलावा अब ए बोलने लगे यार मेरा पैसा पहले ही दे दे, ऐसे बी भी बोलने लगे, तो भाई ये दोनों अपना पैसा अपना हिस्सा लेके निकल जाएंगे, तो फिर दूसरों को कैसे दे पाएंगे आप? वो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने सारे एसेट्स लायबिलिटी से सबसे पहले, कानून भी यही कहता है और बाकी एथिक्स भी यही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? दूसरों की जो लायबिलिटी है, जो दूसरे बंदों ने आपके पैसे दिए हैं, सबसे पहले उसको चुकाइए। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोशिश करें किसको दें? बैंक लोन को पार्टनर्स को ना दे, पहले ऐसी क्रेडिटर्स जिनसे हमने सामान उधार खरीदा था उनको बुलाएं, उनको दें। अगर उनसे कुछ हो सकता है सेटलमेंट कर लीजिए। बैंक को बोलिए कि भाई साहब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, या ये बोलिए मेरा आखिरी वक्त है, आपका 10,000 बन रहा है, मेरे पास है नहीं, मैं 2,000 दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलिए, ना तो मैं निकल लेता हूँ। लास्ट में क्या करेगा? वो ले ही लेगा। तो एक सिचुएशन ये है कि आप उनसे बात करके सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले उसको प्रायोरिटी उसी को दें। तो आप बैंक लोन को प्रायोरिटी देंगे, ए के लोन की लिस्ट आप साइड में रखेंगे, क्रेडिटर्स को देंगे। और बेटा ये रिजर्व्स हैं, ये क्या है? ये हमने बुरे वक्त में पैसे जमा किए थे, ये किसी बाहर वाले को चुकाने तो नहीं है ना, ये तो हमने बनाए थे। ये वो पैसे हैं जो हमने अपने पास बचा के रखे थे। जनरल रिजर्व भी है, ये सारे ये आपके ना प्रॉफिट से बेटा, जो प्रॉफिट से निकाल के रखे थे, ये सारे पैसे किसके हैं? पार्टनर। ये किसी को देने नहीं है बाहर वाले को, बस ये पैसे मैंने रख रखे हैं अपने पास। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और आपने उसमें से 20 रुपए निकाल के ना आपने कहीं छुपा के रख दिए, दोस्त पूछ रहा पैसे हैं, आपने दिखा दे, देख कहाँ है, ये 80 रुपए हैं, बस इससे ज्यादा है नहीं। वो 100 रुपए मांग रहा था, आपने 80 दिखा दिए। उसमें भी कुछ बोल देगा तो बता देना आज खाने का पैसे भी नहीं है भाई, मैं तो खुद जा रहा था तेरे पास पैसे मांगने के लिए। तो ये जो रिजर्व हम छुपा के रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि कोई बंदा क्लेम ना करे उस पैसे पे, वो मांगे नहीं।
तो ये पैसे हमारे ये किसी को देने नहीं थे, तो इसके बारे में क्या डिस्कशन है वो हम देख लेंगे। तो इस बात से ये समझ में आया कि सर हमें ना एसेट्स को बेचने हैं और बेचने के लिए एक लिस्ट तैयार करनी है, और उस लिस्ट को वहां से सारे एसेट्स बेचने के बाद उन लोगों को जो आउटसाइडर हैं, कौन है, तो उनको हमें पे करना है। बेटा लाइबिलिटी ना हमारे अकाउंटिंग में लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया उसे कहेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। ऑनर के अलावा किसी और का पैसा बिजनेस में है तो क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ में आई बात? तो इसी को कहते हैं इंटरनल डेट्स। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, इंटरनल डेट्स और एक्सटर्नल डेट्स। तो हमेशा किसको करना, पे करना है, पहले एक्सटर्नल डेट्स को पे करना है। ये बात समझ में आ गई सर? अब बात करते हैं बिजनेस को एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटी को पे करने के लिए, इन एसेट्स लायबिलिटी को जीरो करने के लिए हम 3 अकाउंट बनाते हैं। कितने? 3 अकाउंट। जनरली 3 अकाउंट बनाते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो एक आध अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाता है। वो 3 अकाउंट कौन से हैं सर? वो ये 3 अकाउंट है। इसमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा है, कौन सा बता देता हूं। एक है आपका रिलेशन अकाउंट, एसेट्स की जितनी लिस्ट आपने बनाई, ध्यान से सुनना, एसेट्स की जो जो लिस्ट बनाई कि कौन कौन से एसेट्स बिकेंगे, किससे किससे कैश रियलाइज होगा, उस सारी लिस्ट को आपको कहाँ लिखना है, रिलेशन में। जब एसेट्स बिक जाएगा उसको भी कहाँ लिखना है, रिलेशन अकाउंट में। फिर ऐसे ही लायबिलिटी की लिस्ट बनेगी कि किसको किसको हमें पे करना है, वो सारी लिस्ट कहाँ जाएगी, रिलेशन अकाउंट में। फिर उसको जाकर पे भी कर देना, वो भी कहाँ जाएगा बेटा, रिलेशन अकाउंट में। और पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल में। और उसके बाद लास्ट में कितना पैसा आया, किसको कितने पैसे चुकाए, ये कहाँ जाएगा आपका, कैश और बैंक अकाउंट। ये 3 ही चीज है। कभी कभी अगर पार्टनर्स का लोन आपको गिवन है तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा, क्या नाम रखा गया उसका, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, उसमें से भी ये कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल है, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको ज्यादातर मिलेंगी। क्लियर है सर? तो हमें डिसोल्यूशन में कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सर, 3 अकाउंट। पहला बताइए कौन सा, रिलेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। जरूरत पड़ने पे ये आपका 100% हर बार बनेगा, लेकिन ये जरूरत पड़ने पे बनेगा। क्लियर है सर? अब वापस से आते हैं, फिर से कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट, ध्यान से समझिएगा। इस बैलेंस शीट में हमने लिस्ट बनाई थी कि ऐसी कुछ लिस्ट है जिसको हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, रिलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। बेटा ये बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में जो एसेट्स होता है, एसेट्स ना बेटा आपका हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है बेटा? और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। ये बात समझ में आई? एक होता है डेबिट बैलेंस, दूसरा, सर इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात रखी थी कि जब भी कोई एसेट्स, जब तक ये जीरो ना हो जाए तब तक इसका मतलब है कि हमने बिजनेस बंद नहीं किया। एसेट्स हमारा जीरो होगा तो हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस बंद हो चुका। ये बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। बेटा ये बिल्डिंग आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? सारे एसेट्स कौन से बैलेंस रखते हैं? तो बिल्डिंग बताओ कौन सा बैलेंस है। इस बिल्डिंग को अगर मुझे जीरो करना है तो बेटा कोई चीज अगर डेबिट में हो तो उसको आप क्या करेंगे पता है, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए जर्नल एंट्री के दौरान, तो ये आपका जीरो हो गया। बिल्डिंग कितने से डेबिट है बोलो? तो बिल्डिंग को मैं क्रेडिट कर देता हूं बेटा, कितने से बताओ, ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बेटा ये क्रेडिट होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? ध्यान से सुनिएगा। बताइए सर, बिल्डिंग को अगर मुझे रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये बात समझ में आया? वापस से बताइए, बिल्डिंग को अगर मुझे रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इसी तरीके से क्या ये कैश बैंक भी जाएगा वहां? नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है सर, इसको तो रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए गुडविल रियलाइज होगा ना, बताओ रिलायशन अकाउंट में भेजने की एंट्री क्या बनेगी, सेम एंट्री, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू
गुडविल, बिल्डिंग की जगह स्पेस क्या आ जाएगा वहां पे, गुडविल आएगा। ये दोनों समझ में आया आपको। अब बताइए डेटर को भेजने की एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा सर ये तो जाएगा ही नहीं, पीएनएल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट जाएगा? बताओ इन्वेस्टमेंट की भेजने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है ये बताइए सारे एसेट जो लिस्ट हम बना रहे थे कि कौन कौन से एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो सर रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ये डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड जाएगा। एक मिनट दे, चलिए इधर ध्यान दिए, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा आपको कैसे समझाऊं, रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बिजनेस को क्लोज कर रहे होते हैं उस वक्त अकाउंट बनता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी एसेट्स हैं जिनसे लग रहे हैं आपको कि ये रियलाइज होंगे, उसको आप यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए सारे एसेट्स को। कैसे लिखेंगे? टू, यहाँ पे अगर बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं तो लिखेंगे टू बिल्डिंग, फर्नीचर कर रहे हैं तो टू फर्नीचर, मशीनरी कर रहे हैं तो टू मशीनरी, डेटर्स कर रहे हैं तो टू डेटर्स, गुडविल को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल अकाउंट। और इसकी मैंने जर्नल एंट्री भी आपको बता दी। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये बात समझ में आया सर? बताइए सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड जाएंगे? ये डेबिट साइड जाएंगे। क्लियर है? और डेबिट साइड जाके एक एक करके लिस्ट लिखी जाएगी। जैसे बिल्डिंग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, मशीनरी है तब। तो इसका मतलब सारे एसेट्स को हम लिखेंगे इंडिविजुअली। कैसे लिखेंगे सर? इंडिविजुअली लिखेंगे। लिख लो फटाफट इसको जरा। इंडिविजुअल आप यहां पे इंडिविजुअल एसेट्स को आप यहां लिखेंगे। मैंने सिर्फ यहां पर सन्ड्री एसेट्स लिखा, इसका मतलब है कि यहां पे कोई सा भी एसेट जो जो यहां पे ट्रांसफर होंगे वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी लायबिलिटी है उसको आप यहां ट्रांसफर करेंगे बेटा। यहां पे जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है आपकी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, और वो भी आपने इंडिविजुअल लिखना है, एक एक करके लिखना है सबने। नहीं बेटा सारे लिस्ट अलग रहेगी ना, यहाँ पे क्या क्या लिखवाऊँ आपको बस याद रखना है। नहीं नहीं जैसे अमाउंट की आती है। अच्छा फॉर्मेट का अमाउंट भी बताऊँ ये? अरे यार तू भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है। ऐसे बनेगी। बताइए जी, ये लिख लिया आपने? ये ऊपर का तो लिखवा दिया था मैंने आपको। आइए जी रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दो बातें मैंने आपको समझाई। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एसेट्स आएगा, और इसके बाद यहाँ क्या आएगा बेटा? आपके लाइबिलिटीज आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने ये याद रखना है कि कौन से एसेट्स आएंगे और कौन सी लाइबिलिटीज आएंगी। मैंने आपको बोला एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आएगी। पार्टनर से रिलेटेड ना ही यहाँ पे एसेट्स आएगा कुछ, ना पार्टनर से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी आएगी। क्लियर है सर? अभी लिखना नहीं, जो मैं आपको ये लिख चुके हैं ना इतना, बस इधर ध्यान दो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसे लिखना नहीं, आपने सिर्फ समझना है अभी। ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स को कहाँ लिखा जाएगा बेटा? डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड में? कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना, उस पर मैं लिख दूंगा वहां पे जाके, सिर्फ कुछ एसेट्स को छोड़ के। कैश और बैंक को आपको नहीं लिखना। पार्टनर से रिलेटेड अगर एसेट साइड कोई लोन गिवन है, पार्टनर से रिलेटेड कोई कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स का अगर करंट अकाउंट गिवन है, बेटा ये आपने नहीं लिखने हैं। ये बात समझ में आ गई? क्या नहीं लिखना है बोलो बोलो? कैश और बैंक, पार्टनर से रिलेटेड लोन हो, कैपिटल हो या फिर
करंट अकाउंट हो। और सर अगर कोई लॉसेज है एसेट साइड में, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, बेटा ये लॉसेज होते हैं, इसको भी आपने ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रहेगा ये? क्लियर है ये जी? अब आप मुझे बताइए भाई क्या चीज आप ट्रांसफर करेंगे? सारे एसेट्स करेंगे। कौन से एसेट्स? सारे एसेट डेबिट साइड में आएंगे, सिर्फ क्या नहीं आएगा? एक आपका कैश और बैंक नहीं आएगा। और बोलिए सर पार्टनर्स का लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और क्या नहीं आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और क्या चीज? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये चीजें नहीं आएंगी, बाकी सारे एसेट्स को आपने यहां पे लिखना है। क्लियर है सर? वापस से एक बार देख लो सर इसको, इतना आप ध्यान दो। पहले आपने अकाउंट तो नहीं बनाया, बना लिया क्या? अरे ये अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? ये बना लिया, ठीक है जी। अब जिस पेज पे आपने बनाया ना, उस पेज को आप छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आओ, उसमें ये लिखो आप। चलो नेक्स्ट पेज पे आके ये लिखो, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू डेबिट साइड, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रिलायशन अकाउंट। रिलायशन अकाउंट में डेबिट साइड हम ट्रांसफर करेंगे। सारे एसेट्स को हम रिलायशन अकाउंट में कौन से साइड ट्रांसफर करेंगे बेटा? डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। एड बुक वैल्यू किस पे ट्रांसफर करेंगे? कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। सिर्फ ये चीजें हम नहीं लिखेंगे, नोट करिए फटाफट इसको पहले। ये एंट्री भी लिख लीजिएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जब यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है तो हर एसेट्स के लिए आपको अलग लिखना है। बिल्डिंग है तो यहाँ बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी है मशीनरी आएगा, फर्नीचर है, जो भी एसेट्स होगा उसका नाम आएगा बेटा। और बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो आपने लिखना है जी। लिख चुके? चलिए अब लाइबिलिटीज की बात करें अगर हम, तो लाइबिलिटीज में से सारी लाइबिलिटी को लिख देना है। सिर्फ क्या नहीं लिखना है? पार्टनर से रिलेटेड लाइबिलिटी को नहीं लिखना है। तो ये लाइबिलिटीज जब जाएंगी आपके बैलेंस शीट से, जैसे ये बैलेंस शीट है, ये क्रेडिट बैलेंस था, यहां से उठ के लाइबिलिटी कहां जा रही है? रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। कौन सी लाइबिलिटी नहीं जाएगी बेटा? यहां पे देखो तो, क्या बैंक लोन जाएगा? यस, ए का लोन, क्रेडिटर्स, WCR, IFR, PNL, जनरल रिजर्व और कैपिटल। यही चीज मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया कि ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटी जाएंगी। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट क्या छोड़ के बेटा? पार्टनर्स का लोन नहीं जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड उसका कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन, जहां पार्टनर का जिक्र आ रहा है वो नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा, ये पैसा भी बेटा पार्टनर के ही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान से सुनना बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं जाएगा, सिर्फ उतना अमाउंट जो कि अनक्लेम है। मैं इसको अभी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अनक्लेम्ड है, पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं अनक्लेम का क्या मतलब। वो जाएगा बेटा, सिर्फ ये नहीं जाएगा, बाकी IFR चला जाएगा। सर चलिए वापस से आते हैं। देखिए ये तो आपको समझना पड़ेगा, जहां पे भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं वो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम तो उनको ट्रांसफर कर रहे हैं जो बाहर वाले हैं। तो बेटा पार्टनर्स का लोन तो पार्टनर से रिलेटेड है, इसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। उसका कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, ये रिजर्व भी पार्टनर्स का ही पैसा है, किसी को और को देना ही नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वो रिजर्व है जो मैंने रखे थे अपने पास, किसी को देने नहीं थे, बस अपने पास रखे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको कोई, आपने 500 रुपये रखे, दोस्त ने बोल दिया यार 500 रुपये तेरे पास हैं क्या? आपने बोला नहीं नहीं 500 रुपये नहीं है, इसमें से 450 रुपये ना किसी को देने थे, वो रखे मैंने, ऐਵੇਂ ही बोल दिया आपने। क्या सच में देने किसी को?
नहीं देने, लेकिन इत्तेफाक से वो वहीं पे आ जाए, बोले मेरे लिए रखे ना तूने, मुझे दे दे। अब तो फंस गए आप। तो ये वो पैसा है जो आपने छुपा के रखे दुनिया से, ये कह के कि यार वर्कर को अगर चोट वगैरह लग जाएगा ना, कोई वर्कर को दिक्कत आएगी ना, तो मैं कहाँ पैसे मांगने जाऊंगा लोगों से। तो मैंने ये पैसे इसीलिए रख रखे। मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपने रखे कि यार वर्कर को कुछ हो गया तो दूंगा, इत्तेफाक से वर्कर के साथ हो भी गया। वैसे तो आप सोच रहे थे कि ना हो, ये पैसे तो मेरे ही हैं, ये तो बस दूसरे के लिए था। इत्तेफाक से वर्कर के साथ कुछ हो जाए और वो आ जाए कि भाई साहब मेरे को ना 80,000 की जरूरत पड़ गई, मेरा टांग टूट गया जी। अब आप बताइए आपको कितना देना पड़ जाएगा ऐसे में? 80,000 देना पड़ जाएगा। कितना बच गया? क्या वो आप किसी को देने हैं? जो पैसा आपको नहीं देना किसी को, तो उसे ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं है। आप ट्रांसफर सिर्फ उतना अमाउंट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना आपको किसी और को पे करना है। किसको? वर्कर को पे करना है। अगर वर्कर ने क्लेम किया कि भाई साहब मेरे पैसे बनते हैं, तब आप वो पैसा देंगे, अदरवाइज आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ उतना अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा जितने पे क्लेम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 40,000 है ना बेटा, अगर मान लो यहाँ पे क्लेम हो जाए, क्वेश्चन बताए कि क्लेम है सर कितने का? 30,000, तो बताओ आप कितना ट्रांसफर करोगे? 30,000 आप ट्रांसफर कर देना। फिर जितना क्लेम होगा उतना ट्रांसफर होगा, क्लेम नहीं है तो ट्रांसफर। बताइए क्लेम 1 रुपये भी नहीं, आप बताओ कितना ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्लेम 40,000 है तो कितना ट्रांसफर होगा? क्लेम 50,000 है तो कितना ट्रांसफर होगा? 50 है क्या हमारे पास जो ट्रांसफर करेंगे? है कितना? तो 40 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्लेम 1 लाख है, बताओ कितना ट्रांसफर करोगे? 40 देंगे, बाकी अलग से और इंतजाम करना पड़ेगा। यहां से कितना भेजें हम? 40 भेजना पड़ेगा हमें उधर। ये बात समझ में आई? तो बेटा आपको ये चीजें याद रखनी है सबसे पहले तो। अभी मैं इसको याद करवा दूंगा, लेकिन आप इधर ध्यान दीजिए पहले। ये याद हो गया जी। एसेट साइड में से क्या चीज नहीं जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है सर। ये तो कैपिटल लोन, ये तो पार्टनर्स को तो हम बाद में देते हैं सारी बातें। प्रॉफिट लॉस और एडवर्टीजमेंट, ये तो एसेट्स में अगर है तो ये लॉसेज है, और लॉसेज को कोई बेच ही नहीं सकते हम, किसी को 1 रुपये में भी नहीं दे सकते। तो ऐसा है कि इसको ट्रांसफर तो करा ही नहीं जा सकता बेटा। ये बात समझ में आ गई? अब जितना हमने पढ़ा उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सीखना क्या है अभी? ये आपके सामने एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा, जिसमें ये एसेट्स की लिस्ट है और लायबिलिटी साइड में कुछ लिस्ट है। तो बेटा बैलेंस शीट को क्लोज करने का पहला स्टेप होता है एसेट्स को ट्रांसफर करना और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। पहला स्टेप क्या है सर? एसेट ट्रांसफर करना और लायबिलिटी ट्रांसफर। क्या है पहला स्टेप? एसेट्स को कहां ट्रांसफर करेंगे? रिलेशन अकाउंट में। कौन से साइड? डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। और लायबिलिटी को क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट में? रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। पहला स्टेप। उस पहले स्टेप को सही करने का तरीका यह है कि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा एसेट ट्रांसफर होगा और कौन सा एसेट ट्रांसफर नहीं होगा। जो रियलाइज नहीं हो सकता वो ट्रांसफर नहीं होगा, जो रियलाइज हो सकता है वो ट्रांसफर होगा। अब मुझे बताओ सर, क्या ये बैंक ट्रांसफर होगा कि नहीं? आपके पास लिस्ट है ना, एसेट्स कौन सा ट्रांसफर होता है, निकाल के बैठो जरा। बेटा वो लिस्ट नहीं जो लिखवाए हैं मैंने, बैलेंस शीट तो मेरे पास है, आप सिर्फ देखो ना वहां पे कौन कौन सा एसेट्स ट्रांसफर नहीं होगा। देखो नोटबुक में बेटा, बताओ बैंक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। अच्छा जी बताओ, डेटर होगा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, करंट अकाउंट। क्लियर है ये? वापस से आइए सर, फिर से ध्यान दीजिए। ये गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। बताइए बैंक ट्रांसफर होगा? नो। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, करंट अकाउंट, उमेश का करंट अकाउंट, उमेश पार्टनर है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब आते हैं सर लायबिलिटी की बात करें। चलो पहले एसेट्स ही कर ले। बताओ बिल्डिंग होगा, इन्वेस्टमेंट, डेटर। अब बेटा यहाँ पे देखना, डेटर की वैल्यू 34 है और प्रोविजन की वैल्यू 4000 है, माइनस करने बाद 30 आ रहा है।
बेटा प्रोविजन जो है वो एसेट्स का पार्ट नहीं होता, प्रोविजन आपका लायबिलिटी होता है। प्रोविजन क्या होता है? तो हम प्रोविजन की बात नहीं करेंगे, वो तो लायबिलिटी का पार्ट है। अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे बोलो? डेटर। बताइए डेटर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? कौन सी वैल्यू पे, 30 या 34? बोलो 34 पे। बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल ट्रांसफर होगा। ऐसे गर्दन क्यों घुमा रहा है अनुज? होगा नहीं होगा? होगा। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि थोड़ी देर पहले पता चल रहा था नहीं होगा, अब अचानक से पता चला होगा। कैसे? इतना क्यों सोच रहा है यार? ऐसा क्या है इसमें? अभी तो मैंने आपको बताया कि ये एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले। इसके अलावा कसम खा लेता है। कसम खाना आता है? खाया? कभी खाया कसम? किसी के लिए भी नहीं खाया? खड़ो। कसम खाने के लिए सबसे पहले पता क्या करना होता है? खड़ो खड़ो खड़ो, एक पैर उठा, हाथ में रख। सच में उठा रहा है नालायक। बेटा कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। लोन, क्या पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज ट्रांसफर। एक्स्ट्रा क्या याद करना है बता? सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा जो भी दिख जाए, कुछ भी अजीब सा भी नाम हो, सब ट्रांसफर हो जाएगा। कभी जिंदगी में नहीं सुना वो भी होगा। नहीं समझा? क्या समझा? कैश बैंक ट्रांसफर, पार्टनर्स लोन, कैपिटल करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट। अच्छा बता दे रहा है, अब बता क्या नहीं होगा? वेरी गुड। और उधर नहीं देखना नालायक, इधर देख मेरी तरफ, मेरी आंखों में देख। अब बोल। हाँ बहुत बढ़िया, फिर देख लिया। पापी आदमी देख देख के बताएगा क्या? कुछ नहीं यार, एग्जाम में जाइए फर्रे बना के जाना कि सर टेंशन ही नहीं है, फर्रा सामने में देख देख के कर लूँगा। 2 मिनट लगेगा, एक बार कोशिश तो कर याद करने की। एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि वो बेटा वो लॉसेस है। क्या है वो? और लॉसेस थोड़ी ना बिकते हैं यार। सुन सुन, अरे सुन तो यार, सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में है, वो क्या है? लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी क्या है? लॉस है। कैश और बैंक तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो ऑलरेडी कैश है। अब पार्टनर्स वाले को हटा दो, उसका तो कैपिटल अकाउंट है ना, वहां पे देखेंगे सर। अभी भी नहीं आया ना? आ गया। अब मुझे बताइए जरा, जिसमें गर्दन हिला रहा था तो याद आया? बिल रिसीवेबल में होगा ही नहीं होगा? होगा जी। बैंक बोलो, बैठ जा। बताइए सर बैंक होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल होगा सर। समझ में आई बात? सर अभी और बताइए। बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए जी। कैशड बैंक, कैशड बैंक, डेटर, कौन सी वैल्यू बेटा? 1,95,000। प्रोविजन तो लाइबिलिटी आपका स्टॉक, फिक्स एसेट्स। चलिए यहां बताइए। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, सॉफ्टवेयर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, पेटेंट्स। अब मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या लिख दिया है, बस आप लिस्ट देखो और बोलो होगा, वो भी ट्रांसफर होगा। बेटा वो आपको मिनिमाइज ही इसीलिए किया गया कि सारी चीजें याद नहीं कर सकते, क्या क्या ट्रांसफर हो क्या नहीं है वो याद कर लीजिए बस आप। समझ में आई बात? आओ जी, कोई मुश्किल से ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो। और मिल गया। बताओ लैंड होगा कि नहीं? स्टॉक, डेटर, नंदा कैपिटल, कैश। लो मुश्किल भी आसान लग रहा है अब, लेकिन बस ये आज ही आज आसान है, आज याद है। कल जब आप आओगे तो आप बोलोगे सर बैंक कर दें क्या सर? नहीं आप बताओ सर, हो जाए तो थोड़ा सा कर देते हैं ट्रांसफर। इस चैप्टर के एंड तक जाते जाते कोई बैंक को ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा, उसकी मर्जी चल रही है, वो भूल जाएगा। नालायक को याद करवा रहा हूं, अभी मैं याद करवा रहा हूं ये,
और वो क्लास के दूसरे दिन तीसरे दिन तक आता है तो उसे पता ही नहीं, अच्छा सर जाएगा कहाँ ये तो बता दो उसे ये भी याद नहीं रहता। कई बच्चों ने देखो जनरली टेस्ट कब लेते हैं, जब चैप्टर ठीक ठाक हो जाता है। कई नालायक ऐसे होते हैं कि एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, कई तो रिलेशन अकाउंट का नाम ही चेंज करके लिख देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे भी करते हैं। देखो ये देखो अपने दलील भी देने लग गया ये बेटा यहाँ रीवैल्यूड नहीं हो रहा, एसेट्स लायबिलिटी को बेचा जा रहा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, कैश बताइए होगा क्या? कैश, स्टॉक, डेटर्स, लोन टू ए, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। सर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नहीं आज नहीं, आज पानी अलाउ नहीं बेटा, गलत। बस एसिड्स तो सारी चीज़ें समझ गए बेटा। अब मैंने आपको सारे हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, और गलती हो रही तो सिर्फ ये लापरवाही आपकी, आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपको अभी लग रहा है ना आपको मैंने लिखवाया ये, और यकीन मानना है आप भूल जाओगे ये। आप दिमाग में बैठाओ कि सर ये हम भूलते हैं, हमें रोज़ पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहने वाला। आप ये भूल जाओगे, हो सकता है कि अगली क्लास तक ये आधे लोग भूल जाएं इसको। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो लिखवाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे, मैं लिखवा सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपसे बुलवा तो ले रहा हूँ ना, लिखवाने की भी जरूरत नहीं मुझे। लिखवाया इसीलिए है कि आप कल को बैठ के पढ़ना चाहें तो आप देख लें कि हाँ जी ये मैंने पढ़ा था, ये याद आ गया मुझे। आइए सर अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। एक बार लाइबिलिटी की लिस्ट दोबारा से देख लेते हैं सर। ये लाइबिलिटीज है तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पार्टनर है तो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ नहीं आ रही है। कोई ऐसा प्रॉफिट जो किसी को देना ही नहीं था, ये तो पार्टनर का ही पैसा है। कौन सा? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से समझना बेटा, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। जनरल रिजर्व या ओनली रिजर्व लिखा रहे चल जाएगा, या जनरल रिजर्व रहे। और क्या? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना पैसा नहीं ट्रांसफर होगा? अनक्लेम, जिसके लिए कोई क्लेम नहीं है वो रह जाएगा। अगर क्लेम कर दिया किसी ने तो उतना आपको देना पड़ेगा, इसलिए उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आई बात से? आई क्वेश्चन पे जरा इसकी एंट्री को भी ध्यान रखना बेटा। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ रहा है। टू रियलाइजेशन अकाउंट। चले आगे, आइए यहां से बात करते हैं। सबसे पहले बताइए सर क्रेडिटर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? होगा सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर ये तभी ट्रांसफर होगा जब जब ढूंढते हैं, नीचे देखो 3 पॉइंट है, कहीं पे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बोलो बेटा, नहीं लिखा हुआ है, बोलो ट्रांसफर होगा कि नहीं? नहीं होगा। जनरल रिजर्व, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ क्या ट्रांसफर हुआ इसमें से? क्रेडिटर्स। आइए सर इसको देखें, बताइए क्रेडिटर होगा या नहीं होगा? ये बेटा मिसेस प्रदीप लोन, पार्टनर का नाम कौन है बेटा? ये पार्टनर की पार्टनर है, ये तो भाई पार्टनर तो नहीं है ना। बिजनेस के पार्टनर का नाम प्रदीप और राजेश है। मिसेस प्रदीप लोन जो है ये एक्सटर्नल है बेटा, ये ट्रांसफर होगा ना, ये होगा बेटा, क्लियर है? उसके बाद राजेश का लोन बताओ ये होगा क्या? ये नहीं होगा, ये तो पार्टनर है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या पढ़ा आपने? नहीं होगा, ऐसा कोई लिस्ट बनाया हमने? तो होगा कि नहीं होगा? जर कैपिटल, वेरी गुड सर। अब आइए बेटा यहां पे ट्रेड क्रेडिटर्स बोलिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बोलिए, मिसेस आशीष लोन, होगा या नहीं होगा? सोच के बोलो, होगा? अब्दुल्ला ट्रांसफर करें? कनव्स लोन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर क्लेम होगा तब होगा। बताओ बेटा यहां पे ये कुछ पॉइंट है, इसमें कहीं लिखा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ईमानदारी से देखो, नालायक, एक ने मना करा दूसरे ने गर्दन हिला दी, है कहीं पे पढ़ा भी?
दिख रहा कहीं अमिताभ बच्चन है बेटा अमिताभ बच्चन के नहीं है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहीं नहीं है, तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो जाएगा सर। कैपिटल अकाउंट इधर बताओ क्या ट्रांसफर होगा, क्या ट्रांसफर होगा? चलो अब बताइए इसमें से क्या ट्रांसफर होगा, सोच के बोलना। जो चीज मैंने नहीं लिखवाई वो दिख जाए ना आपको, कुछ भी अजीब सा भी नाम हो, आपने कभी जिंदगी में ना सुना हो, वो ट्रांसफर होगा सर। बताओ। क्रेडिटर होगा और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ये नहीं होगा सर। समझ में आई बात? अनुज चल छोड़ यार अनुज, रहने दे। अब बताइए ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, इसमें एक एक करके बताओ क्या होगा वो बता दो। चलो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और सर ये क्या होता है, ये मत सोचो क्या होता है, ट्रांसफर होगा कि नहीं ये बताओ बस। होगा सर। WCR जो है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी होगा जब ढूंढते हैं क्लेम है क्या, कितना है। अब बताओ कितना ट्रांसफर होगा? 40,000 होगा, कितना नहीं होगा? 60,000 नहीं होगा। तो बेटा इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गया जी 40,000 का, एक हो गया 60,000। 60,000 नहीं होगा, 40 ट्रांसफर होगा। समझ में आई बात? करेंगे बात बेटा, वो पार्टनर्स का पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए जी इतना छोटा सा बैलेंस शीट है, बताओ क्या ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं होगा। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन करूं क्या मैं? चलो कर लेता हूं, बताओ। ट्रांसफर नहीं होगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, लोन बाय बेल, है ना? कंफ्यूजन है ना? नहीं होगा कि नहीं? नहीं ट्रांसफर हो। क्रेडिटर हो जाएगा सर, ट्रांसफर हो जाएगा सर। इसका बताइए सर। कैपिटल, बैंक लोन, देखो लोन 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 की बात हो रही है, ध्यान से बताना। होगा नहीं होगा? रेहान रेहान बोल। लोन है, बैंक का लोन है भाई, होगा। पार्टनर्स का नहीं होना चाहिए था। क्रेडिटर्स, प्रोविजन, जनरल रिजर्व नहीं होगा सर। तो मैं यार कोई से भी क्वेश्चन उठा लूँ, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आप आगे चल के भूल जाए वो अलग बात है, लेकिन आज तो क्लियर कर दिया मैंने। अब पता नहीं कब तक याद रखोगे। चलो इसके बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बता दो। चलो हो जाएगा सर। बिल्स पेबल, लोन बाय नरेश, लोन बाय मिसेस योगेश, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। चलिए तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया कि सर यहाँ पे रिलाइजेशन अकाउंट में ये दो चीज़ें जाती हैं। जो जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सारी लाइबिलिटी लिखेंगे। जैसे सर, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक यहाँ पे आएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी क्लेम जो होगा सिर्फ उतना आएगा बेटा, जितना क्लेम होगा सिर्फ उतना आएगा। उसके बाद आएगा बेटा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक आएगा बेटा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आपने अभी तक इतना पढ़ा, और बाकी तो लाइबिलिटी आएगी आएगी। ये कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज कर देती है उसको मैंने अलग से लिस्ट में लिख दिया आपके सामने कि ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफर होंगी। सर लिख लीजिए फटाफट बेटा से, इतना लिखिए फिर बात करते हैं। लिख लिए बच्चे? अब सर हमने ये जिम्मेदारी तो ले ली कि सर कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे, कौन सी लाइबिलिटीज हमारी ट्रांसफर होगी। समझ में आ गई बात? आप लोगों ने लिख लिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर ये एसेट्स लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर करा, अब का काम क्या है? अब सबसे पहला काम ये है कि इस एसेट्स को बेचें, बिक जाए तो अपनी लाइबिलिटी चुका दें। समझ में आई बात मेरी? लेकिन एसेट्स बेचने के वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं कि एसेट्स बिक ही नहीं रहा तो बिजनेस ही बंद नहीं हो रहा। मान लीजिए कि कोई दुकान आपने इरादा बना लिया कि मुझे बंद करना है आज, या 1 महीने के अंदर बंद करना है, तो आप एसेट्स बेचना स्टार्ट करोगे अपने।
अब मान लीजिए मकान मालिक आ गया जी कि बंद करना है कि नहीं करना, आपने बोला रुक जाओ ना, अभी बेचूंगा सारे एसेट्स, ये फर्नीचर बेचना है, ये एसी बेचना, पंखे बेचना है, वो बिक नहीं रहा, आप किराए पे दे जा रहे हो कि नहीं, ये बिक जाए तब दूंगा, उतने का सामान नहीं जितना किराया दे चुके आप। ये बात समझ में आई? तो बेटा हमें कोशिश क्या करनी है बताइए, ये करनी है कि उस वक्त जितने एसेट्स बिक गया, जो नहीं बिका वो नुकसान है यार, पार्टनर ले जाना चाहेगा ले जाएगा, देखा जाएगा क्या करना है हमें। और जनरली जब पता लग जाए ना तो दुकान बंद हो रही है, तो सबके सब इसी उम्मीद में जाते हैं कि कम में मिल जाए बस। ये बात समझ रहे हैं? तो अब बेटा जब एसेट्स बिकेगा, अब उसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना बच्चा बाटी। कोई भी एसेट्स आपका बिक जाए तो बेटा आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, किधर लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश और बैंक के नाम से। इधर देखो, पहले देख लो कैश और बैंक के नाम से, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा बेटा आपको। और जो जो एसेट्स बिकेगा उसका नाम लिखेंगे, जो भी एसेट्स बिकेगा, बिल्डिंग बिक गया इतने का बिका, फर्नीचर बिक गया ये बिक गया, मशीनरी बिक गया इतने का, जो भी एसेट्स बिकेगा उसको टोटल करके लिख देंगे। क्लियर से? कुछ ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जो आपके लिस्ट में नहीं था फिर भी पैसे आ गए। हो सकता किसी को पता चल गया कि भाई आप दुकान बंद कर रहे हो, अच्छा बंदा था, उसने बोला यार मेरे पे तुम्हारे पैसे बाकी थे, तुम्हें तो याद नहीं होगा, मैं दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है जी, मिल गया, अच्छी बात है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक बार। तो जो भी एसेट्स आपको बिक जाए इसको कहते हैं बेटा एसेट्स रियलाइज हो जाना। क्या कहते हैं बेटा? एसेट्स रियलाइज अगर हो गया तो रिलाइजेशन अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? अरे बोलो ना, ऐसे घूरते रहोगे क्या, बोलो तो। अगर एसेट्स रियलाइज होगा तो रिलाइजेशन अकाउंट में किस साइड? अब ध्यान से सुनो, आपको थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री आती है तो ध्यान देना। जब भी कोई एसेट्स बिकता है तो बेटा कैश और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं? तो कैश एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कहाँ लिखेंगे उसे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आ गई बात? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसी को हमने इधर लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? एसेट्स बिक जाएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट्स बिक नहीं रहा है, तो बेटा अगर नहीं बिकेगा तो पार्टनर है ना वहाँ पे, हो सकता है कोई पार्टनर ये कहने लगे कि यार ये बेचना क्या है, ये तो मुझे भी घर में ज़रूरत थी, मैं ही ले लेता हूँ, तो मुझसे पैसे ले लेना। ठीक है जी, पार्टनर ले रहा है तो हमें क्या मसला है भाई। तो अगर पार्टनर कोई एसेट्स लेके जा रहा है तो पार्टनर्स का यहाँ पे नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा कब होगा? जब कोई एसेट्स लेके जाएगा पार्टनर, बेटा इसको कहते हैं हम लोग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? तो ये वैल्यू हम इस साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये यहाँ आ जाएगा, ये सब की वैल्यू आ जाएगी। कैश एट बैंक आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। एसेट्स आपने ट्रांसफर किया था, फिर आपके एसेट्स के बेचने की जिम्मेदारी आई। एसेट्स कैश में बिक गया तो कैश और बैंक करके उसकी लिस्ट लिखनी है। और एसेट्स को कोई पार्टनर ले गया बेटा, किस नाम से लिखना है? पार्टनर्स के नाम। मान लो एसेट जो है ना, बिल्डिंग जो है ना, वो ले गया राम, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्नीचर मोहन ले गया तो क्या लिखेंगे? मोहन्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? और ये कौन सी वैल्यू होती है? रियलाइज्ड वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है सर? और रियलाइज्ड वैल्यू होती है। नहीं समझ में आई बात? अब आइए सर लायबिलिटी की बात करूं। लायबिलिटी में क्या करना है ये समझ में आया? 3 पॉइंट। पहला हमने क्या किया बेटा? एसेट्स को क्या किया? ट्रांसफर किया। ट्रांसफर पहले क्या किया? फिर लायबिलिटी को क्या किया? ट्रांसफर किया। लायबिलिटी हमने ट्रांसफर करी, उसके बाद एसेट्स को क्या किया? रियलाइज किया। फिर एसेट्स कौन ले गया? पार्टनर ले गया। अब लास्ट है बेटा, अगर कोई एसेट्स बिक गया, पैसे आ गए, तो अब लायबिलिटी चुकाना है। जब भी आप लायबिलिटी को पे करेंगे तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? और यहाँ लिखेंगे किसकी लिस्ट आनी है? सारी लायबिलिटी जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं। जो भी लायबिलिटी आप पे करेंगे वो यहाँ पे आएगा। सर लायबिलिटी पे करेंगे, हाँ जी, पैसे किसी भी वजह से जा रहे हैं वो डेबिट साइड लिखेंगे। पैसा कहीं से भी आ रहा है वो कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड। पैसा जाएगा तो
डेबिट साइड। तो यहाँ पे हो गया जी ये आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पेड, या आप ये मान लीजिए कि लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। लेकिन कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसको पार्टनर कह रहा है कि भाई साहब इसको ना मैं खुद दे दूंगा, मेरे घर के पास ही रहते हैं ये, मेरे जानने वाले हैं, इसको मैं दे दूंगा, तो मुझे बाद में दे देना पैसे। तो अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी को सेटल कर रहा है तो यहाँ पे आएगा नाम बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नालायक नोट मत करो, पहले समझ लो, याद रहेगा नहीं, नोट करके क्या कर लोगे। यहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है बेटा, पार्टनर पे कर रहा है। अब नोट करिए इतना, फिर बात करेंगे। रखा था डेप्रिसिएशन, आप रहने देना, मेरे पे जगह कम था इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लिस्ट में लिख दिया, आप अलग ही लिखना बेटा। अब देखिए यहाँ पे आपके एसेट्स ट्रांसफर हुए, एसेट लाइबिलिटी पे हुआ, लाइबिलिटी को पार्टनर ने पे किया, ये लाइबिलिटीज़ की बातें हो गई। यहाँ पे एसेट्स बिक गया और ये कोई पार्टनर ले गया। अब अगर हम दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक साइड पे हमारे एसेट्स बिक के आए थे और एक तरफ हमने लाइबिलिटी पे करी, तो जो भी ज़्यादा और कम है वो जो डिफरेंस आएगा बेटा वो प्रॉफिट और लॉस है। क्या है वो, मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सारी प्रॉफिट्स आते हैं और इधर क्या आते हैं आपके लॉसेस। तो बच्चे अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो पॉसिबल है कि वो डिफरेंस ना डेबिट साइड आ जाए। अगर डेबिट साइड आएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और जो भी पार्टनर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे हम एक्स और वाई अभी लेके चल रहे हैं, उसमें ये प्रॉफिट और लॉस को बांट देंगे। अगर ये डिफरेंस किस साइड आ जाए आपका क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू, और ये हम एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ये करेंगे क्वेश्चन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें, इससे हमारा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट होगा। फटाफट नोट करो इसको, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट पेज पे, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइएगा एसेट्स किस साइड ट्रांसफर होगा बेटा, बोलो, डेबिट साइड। लायबिलिटी, एसेट्स रियलाइज होगा तब, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटी पेड, एक्सपेंसेस पेड। समझ में आ गई बात। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं सर। नेक्स्ट पेज जो आपका जर्नल एंट्री वाला था वहां पे पहुंचिए जरा। ये दो जर्नल एंट्री हमने कर ली थी, लायबिलिटी से रिलेटेड वाला कर लिया था ना। ये जो बात हमने थ्योरेटिकल लिखा, अभी जो अकाउंट में लिखा, अब इसको हम लिख लेते हैं कि कल को भूल जाए तब क्या रहेगा। अब यही मत भूल जाना लिखा कहाँ था, नहीं, उसी को नहीं देखते कभी भी। जब हम भूलते हैं ना तो पीछे कभी आते ही नहीं अपने नोट्स पे, हम फिर से नया कुछ बनाते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया वीडियो देख लेते हैं, हाँ ठीक है अब याद आ रहा है। जबकि जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, उस पर आप ज़्यादा भरोसा करो, उसको दोबारा आप देखेंगे वो जल्दी याद आएगा आपको चीज़। आइए जी थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थर्ड को समझा देता हूँ पहले। जब आपका एसेट्स रियलाइज होगा बेटा, उसे आप क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, यही लिखवाया हमने। अब एसेट्स ना हमारे पास ना दो कैटेगरी में हम मान के चलते हैं अभी, टेंजिबल और अदर एसेट्स। अदर एसेट्स एक टेंजिबल और एक, अगर टेंजिबल एसेट्स आपके पास हैं और उस टेंजिबल एसेट्स की कोई वैल्यू है, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वो एसेट्स रियलाइज हुआ है कि नहीं। जैसे मेरे पे बिल्डिंग है, क्वेश्चन ने बताया नहीं कि वो बिल्डिंग बिक रहा है या नहीं बिक रहा, बोल ही नहीं रहा, वो बस चुप है बिल्कुल ऐसे। क्वेश्चन को देख रहे हो आप, बिल्कुल चुप, कुछ बोल नहीं रहा क्वेश्चन। क्या करें सर, बिका या नहीं बिका, सारे एसेट्स बता रहा, बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अब बिल्डिंग एक ऐसा एसेट्स है कि यार वो तो रियलाइज होगा ही होगा ना, समझ गए। बुलडोजर लाके गिरा दो तो सरिया भी बिक जाएगा उसका, तो मतलब रियलाइज हो जाएगा। तो एसेट्स तो रियलाइज होगा। टेंजिबल एसेट्स को हम ये मान के चलेंगे, क्वेश्चन कुछ ना कहे तो रियलाइज एट बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप क्या मानेंगे कि जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो रियलाइज होंगे। चलिए
उसके बाद हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, कौन से साइड लिख रहे थे हम लोग, नालायक कह रहे डेबिट साइड, कौन से साइड, रिलायशन अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बनी बेटा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलिए नोट करिए बेटा फटाफट इसे। चलिए जी नोट कर लिया बेटा। अच्छा एसेट्स कोई पार्टनर ले जाए तो रिलेशन अकाउंट में किधर लिखेंगे, एसेट्स कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा हो तो किधर लिखेंगे, क्या एंट्री बनेगी बेटा, बेटा जिस अकाउंट में जिस साइड लिख रहे हैं ना उसको याद रख लो, किस अकाउंट में लिख रहे हैं, किस अकाउंट में लिख रहे हैं, किधर लिख रहे हैं, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा सर, डेबिट होगा। लिखिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अब सर लाइबिलिटी को अगर पे करना होता है तब किधर लिखते हैं, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैंने ये पार्टनर्स उसने बोल दिया तुमने ही बोल दिया, पार्टनर पे कर रहा मैंने ये बोला, रिलेशन आप लाइबिलिटी पे करोगे पैसे जाएंगे ना, और रिलेशन अकाउंट डेबिट है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सारी लाइबिलिटी पे करी जाएगी अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कुछ, अगर क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर को पे करो हम करेंगे, बैंक को पे करो लोन को पे कर देंगे, लेकिन कुछ कोई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, बेटा उसको भी पे करना है। लाइबिलिटीज आपको चुन चुन करके पे करना है, एक भी नहीं छोड़ेंगे आप। छोड़ना क्या है, कौन सी लाइबिलिटी को पे नहीं करेंगे, वो है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। इसको आप ट्रांसफर तो करेंगे लेकिन आप पे नहीं करेंगे। बेटा इधर देख नालायक, छापने में लग जाते तो लगे जाते हैं। यहां देखो हमने लाइबिलिटी यहां पे ट्रांसफर करी, WCR भी ट्रांसफर किया, IFR भी किया, प्रोविजन भी किया। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिटर को पे करो हम पे कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिटर को कहता बैंक लोन पे करो हम कर देंगे, लेकिन कुछ लाइबिलिटी के नाम ही नहीं ले रहे। बेटा जिसका नाम ले लिया पेमेंट का उसका तो करना ही करना है, लाइबिलिटी आपको सब करना है। आप ये नहीं बोल सकते, मतलब आप जा रहे आखिरी वक्त है, आप ऊपर जाके ये नहीं बोल सकते कि वो आया ही नहीं था नहीं तो मैं पैसे उसके दे देता। आपको चुन चुन के पे करना है उसको, लाइबिलिटी को ढूंढ के लाइए। अगर उसने बोल लिया नहीं चाहिए यार रख ले तब हो सकता है, लेकिन आपका तो आखिरी वक्त है, आप क्या करोगे रख के, आप बस समझ रहे हैं। अगर उसने मना कर दिया तब तो अलग चीज है, वरना आपको सारी लाइबिलिटी पे करनी है। जिसको आपने पे नहीं करनी वो लाइबिलिटी कौन सी है, IFR पे नहीं करनी। बेटा ये तो कोई बाहर का बंदा था ही नहीं। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे नहीं करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन तीनों को इनको पे नहीं करना है। बाकी सारी लाइबिलिटी जो भी आपने ट्रांसफर करी थी सबको क्या करना है बेटा, पे करना है। सारी लाइबिलिटी को पे करना है, सिर्फ IFR को नहीं करना, प्रोविजन को नहीं करना, डेप्रिसिएशन को भी नहीं करना। यही पॉइंट मैंने आपके यहां पे लिखा है। आइए सर, ऑल लाइबिलिटीज पेड एट बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको सारी लाइबिलिटी पे करनी है एक्सेप्ट IFR, PFD, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। बस इसको छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटी आपने पे करनी। कर दो सर, छाप दे यार। बस 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 बस। अब आइए सर, लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे करेगा वो भी हम डेबिट साइड ही लिखते हैं रिलेशन अकाउंट में, इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी इसकी एंट्री। नोट करिए, अगर लाइबिलिटी को पार्टनर्स ने पे करा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। ये जो हेडिंग है ना ये आपको याद करवा देगा किस साइड लिखना है, और अगर एंट्री है तो वो भी साथ में हो रही है। liabilities paid by partner recorded debit side, recorded to the debit side, debit side of relation account। कर लिया बेटा।
अच्छा जी, अगर एक्सपेंसेस हमें पे करना है, ध्यान से समझना एक्सपेंसेस के बारे में, रुक जा भाई। एक्सपेंसेस अगर हमें पे करना है तो एक्सपेंसेस की कहानी क्या है कि उसे कहते हैं हम लोग, एक्सपेंस को कई बार आपके सामने आएगा रिलाइशन एक्सपेंस के नाम से। किस नाम से आएगा? जो बिजनेस क्लोज करते हैं बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं वाइंडिंग अप भी कहते हैं। बिजनेस डिसॉल्व करना, बिजनेस को बंद करने को हम लोग क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप। तो उसे कई बार लिखेंगे वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या डिसोल्यूशन कॉस्ट, या वाइंडिंग अप कॉस्ट। ये सारे एक्सपेंसेस के नाम है आपके। और एक्सपेंसेस जब पे करेंगे तो वो सेम एंट्री जो आपकी कौन सी एंट्री हुई थी, ये लाइबिलिटी पेमेंट की एंट्री है, उसी एंट्री को हम लोग यहाँ पे करेंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट करो बेटा ऐसे। और लास्ट, रिलेशन अकाउंट में प्रॉफिट हो गया तो बेटा रिलेशन की डेबिट साइड प्रॉफिट लिखते हैं, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट जो होगा रिलेशन का वो पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दिया जाएगा, और लॉसेज होगा वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में बांटा जाएगा, लेकिन रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बांटा जाएगा। लिख लिए बच्चे? लिखिए इसे, और 2 मिनट देता हूँ रिकॉल करने के लिए, पूछता हूँ आपसे मैं।